जोहार, नमस्कार। आज हम अपने मूल सब्जेक्ट से अलग हट करके इस विशेष प्रोग्राम में कुछ अलग और विशेष चर्चा करेंगे, और वो है कि पूरी दुनिया में हमारे योग को, जो दुनिया के अंग्रेजी दान ने योगा कर दिया, उसकी मान्यता दी है और जीवन के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए उसको जरूरी माना है। योग के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की परिभाषाएं हैं। योग से जब योगा बना, उसके पहले जो परिभाषा है वो है, योग का सीधा मतलब हम लोग जानते हैं कि जोड़, एक और एक दो। तो हमारी जो सांस नली है उसको कैसे नियंत्रित करें हम, और उस सांस को नियंत्रित करके जो शरीर में कसरत करते हैं उस कसरत से जोड़ें और फिर अपने आप को कंसंट्रेट करें, एकाग्र करें। जब एकाग्र करेंगे तो परमात्मा से मिलन होगा, और अपने यहाँ तो ये मान्यता है कि परमात्मा से मिलन हो जाए तो ईश्वर भी मिल जाएंगे। ईश्वर कहाँ है, नहीं है, इस पर कोई बहस नहीं। आज हम बात करेंगे योग और स्वास्थ्य पर। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर भी हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और योग शिक्षक भी हैं। इन सबसे जानेंगे। अभी तो नया स्लोगन आया है, जितना योग, जितना रोग उतना योग, जितने तरह का रोग उतने तरह का योग। यह योग अपने आप में परिभाषा के लिए मुहताज नहीं है। अब तो इतना ज़्यादा प्रचारित हो गया है कि आप अपने गली मोहल्ले में जो पार्क हैं वहाँ भी देख सकते हैं लोगों को योग करते हुए। दरअसल वो योग है नहीं, मूल रूप से एक्सरसाइज है। लेकिन योग की कुछ चीज़ें ले करके अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की इस कोशिश में लोग सफल रहे हैं। यह आश्चर्यजनक, जहाँ मैं टहलने जाता हूँ वहाँ मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं हैं जो आकर पहले नहीं आती थी, टहलती थी, चली जाती थी। अब योग करती हैं, बजाबता उसके लिए अपना चटाई लेकर के आती हैं, मैट बिछाती हैं, मैट बिछा करके 1.5 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करती हैं और कोशिश करती हैं जैसे रामदेव जी करते हैं उसी ढंग से करने की। इस कोशिश में कई के घुटने का दर्द गायब हो गया, कई की हंफनी गायब हो गई, कई जो पसीने पसीने हो जाती थी उनको भी आना था, वो नहीं आ पाई। लेकिन यह मैंने देखा है, मेरा अपना अनुभव है। यह योग जो हम लोग देखते रहें, मानते रहें, जानते रहें, वो है योग मतलब कि योगी लोग ही योग कर सकते हैं। सामान्य आदमी कसरत कर सकता है, और योगी होने के लिए आपको मठ में जाना पड़ेगा, यानी कि हिमालय जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, वहाँ योग करना पड़ेगा। लेकिन उस पक्ष पर कम हम बात करेंगे। हम आज सिर्फ बात करेंगे योग से स्वस्थ रहने की बात, कैसे योग से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए रिम्स के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर संजय सिंह जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ परिणीता सिंह हैं जो योग शिक्षक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जयंत नियोगी हैं जो योगदा सत्संग से जुड़े हुए हैं। योग योगदा दोनों को आप जोड़ सकते हैं, और गांधीनगर में डेंटिस्ट हैं। हमारे साथ राकेश रंजन है जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं रिम्स में, जो राज्य का सबसे प्रमुख अस्पताल है। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर संजय सिंह जी, आप ही से मैं आरंभ करूं या परिणीता जी से आरंभ करूं? जैसा हो सर। आप ही से आरंभ करता हूं। यह योग मेडिसिन की पढ़ाई, यानी कि अंग्रेजी इलाज की पढ़ाई से अगर जोड़ करके देखें तो योग आदमी को स्वस्थ रखने में कितनी मदद करता है, कैसे मदद करता है? स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसका आजकल हमारे मेडिकल साइंसेज में इसका प्रूफ है। बहुत सारे स्टडी हुए हैं जिसमें देखा गया है कि मानसिक शांति बहुत लाता है ये। पर्टिकुलरली आजकल तो वो साइकोलॉजिकल बीमारी बहुत सारी फैली हुई हैं, उसमें तो बहुत ही मदद करता है। जो लोग योग करते हैं मन की शांति मिलती है, और जो मन भटकता है जिससे लोगों को पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, नींद नहीं आना, ये सब में तो हम लोगों ने भी देखा है अपने ओपीडी में, अपने मरीजों में काफ़ी आराम मिलता है। तो सबसे अभी तक मैंने जो पढ़ा है योग से, ऐसे तो और सब चीज़ों में भी इसका चल रहा है ट्रायल, जिसका कंक्लूजन हम लोगों के पास आया है कि योग करने से मन को शांति मिलती है। हाँ,
पता नहीं शांति है कहाँ, पूरी दुनिया उस शांति की तलाश कर रही है। हम भी ढूंढ रहे हैं बहुत लंबे समय से, अब अभी भी नहीं मिली, फिर भी शांति मिलती है। लोग कहते हैं ऐसा, डॉक्टर कहते हैं तो और मानना चाहिए, है ना। परिणीता जी, योग को पॉपुलैरिटी मिली, पतंजलि जी ने योग का कहें कि अनुसंधानक, लेकिन रामदेव जी के आने के बाद योग को थोड़ा ज्यादा भाव मिला और योग अचानक छा गया। और लोग, कुछ लोग अपने से भी, आईपी वीआईपी हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामान्य आदमी भी इसको अडॉप्ट करने लगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होने लगी, योग प्रशिक्षक की जरूरत होने लगी। इस बीच जब आप पढ़ाने गई, पढ़ाने जाने के पहले आपने इसकी ट्रेनिंग ली होगी, क्यों स्वस्थ रहने के लिए ट्रेनिंग ली या शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग ली, और आप उससे क्या फील करती हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं जो योग सीखते हैं वो सचमुच कंसंट्रेट हो पाते हैं क्या दूसरे को कंसंट्रेट करने के लिए? हाँ, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं रांची यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। और ये मुंगेर में 2001 में मैं वहाँ से अप्लाइड यौगिक साइंस में एमएससी की थी। और 2001 में क्यों वहाँ करने गई आप? मैं करने गई और थी, सारे स्कोप्स थे। हाँ, फिर आप वहाँ? मैं एमएससी बॉटनी में की थी। मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, मैनेजमेंट। और उस वक्त मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ था। बहुत नया टर्म था मेरे लिए और मेडिकल साइंस के लिए, मतलब मैं उस वक्त परिचित हुई। तो मैं वहाँ गई थी, यहाँ भी मैं डॉक्टरों से दिखाई, पटना में भी दिखाई, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। तो मैं मुंगेर गई, क्योंकि मैं बचपन से वहाँ से जुड़ी हुई हूँ, मेरे फादर जुड़े हुए थे। तो मैं वहाँ जाने के बाद वहाँ रही कुछ दिन, 2-4 महीने, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर वहाँ जो अभी आप ट्रीटमेंट के लिए गई वहाँ पर? हाँ, ठीक है। और वहाँ के जो अभी हेड हैं स्वामी निरंजनानंद, उन्होंने कहा कि तुम 2 साल का यहाँ एमएससी का साइंस बैकग्राउंड है तो तुम कोर्स कर लो। तो फिर हमने सारी इधर की पढ़ाई को छोड़कर उस योग में गई और 2 साल में आश्रम में रही हूँ और पढ़ी हूँ। तो आज जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो 2 साल आश्रम में और योग को पढ़ना शायद वो फिर जीवन में मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो चेंजेस हुआ और समय के साथ हम चीज़ों को देखते गए। अभी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में डे स्कॉलर आते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं। उनमें वो परिवर्तन, वो डिसिप्लिन नहीं आता जो किसी आश्रम में रह के हम ला सकते हैं अपने अंदर। सुबह 4 बजे उठना, रात में 8 बजे लाइट ऑफ हो जाना, सो जाना, ये सारे जो वहाँ के नियम थे एक आश्रम लाइफ का, उसमें योग का अध्ययन करना, वो बहुत ही एक अलग सा अनुभव था। मुझे लगता था कि मैं प्रकृति के और ईश्वर के बहुत करीब हूँ। हर को लगता था, मुझे नहीं, हर को, कि मैं एक अलग दुनिया में हूँ और एक अलग पर्सनालिटी हम अपने अंदर डेवलप करें। जब मैं अपने चीज़ों को दृष्टा भाव से, शारीरिक और मानसिक चीज़ों को देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था, मेडिटेशन के द्वारा या प्राणायाम के द्वारा। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जीवन का। अब जिनको आप पढ़ा रही हैं, जो पढ़ने आ रही हैं, आप तो एक अपना केस लेकर के गई, इसलिए आपको लगा वहाँ पर स्वामी जी ने आपको एडवाइस किया, एडवाइस सही लगा और आपने किया। वो सिर्फ योग प्रशिक्षक बनने के लिए, योग टीचर बनने के लिए आ रही हैं, या लगता है कि योग के प्रति सचमुच में कोई लगाव है, इसलिए कि अभी जो कौशल विकास की जो ढेर सारी पढ़ाइयाँ, ढेर सारे फैकल्टीज खुल गए हैं, उसमें मैक्सिमम सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट आज के दिन में, पुराने दिनों में शायद काम आ जाता, जब तक आपके पास हुनर नहीं है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप बेहतर बता सकेंगे कि जो लोग आ रहे हैं वो जा करके समाज में कितना योग को फैला पाएंगे और योग से कितना लाभ दिला पाएंगे। जिस वक्त मैं पास की थी, जब मैं पढ़ी थी, उसके बाद मैं पीएचडी योग में की, उस वक्त योग का आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये स्कोप नहीं था कहीं भी। लेकिन आज तो स्कोप है, इसलिए भी बच्चे एडमिशन लेते हैं और उससे अपना जीवन यापन करने का सोचते हैं। प्लस ये जो बच्चे आते हैं उसमें से 80% बच्चे वो किसी रोग से ग्रसित होकर ही आते हैं ज़्यादातर। और जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा आती हैं, उनको लगता है कि इसमें हमारा भविष्य है और इसमें हम कुछ कर सकते हैं। या बहुत से ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी, इस तरह के इश्यूज रहते हैं। कोई एपिलेप्सी को लेकर दिखाने के बाद यहाँ एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इस तरह के बीमारियाँ
लेके आज भी लोग आ रहे हैं और हमको लगता है उनमें बहुत परिवर्तन, कम से कम अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं और हम इससे कैसे क्योर हो सकते हैं, इस चीज़ों, एक विश्वास, एक संकल्प शक्ति उनके अंदर जगती है जो शायद उनको ठीक करने में मदद मिले। और कुछ लोग रोजगार लेके भी आते हैं कि इससे आज के डेट में कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं हम योगाभ्यास करा के हमारा दिनचर्या कट ही जाएगा, ये भी रहता है। और आज के समय में नेट भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कॉलेजों में लोग लेक्चरशिप में ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो अभी तो स्कोप काफ़ी है। खैर, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। डॉक्टर जयंती होगी, योगदा सत्संग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जैसे मुंगेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है उस ढंग से, तो वहाँ क्यों जुड़े, कैसे जुड़े और जुड़ने से आपको क्या लगा इंडिविजुअली, और आपको इंडिविजुअली जो लाभ हुआ, समाज को आप उससे क्या दे पाए? एक्चुअली 1998 में हम रांची फर्स्ट आए, गांधीनगर हॉस्पिटल CCL में एज ए डेंटिस्ट। तो उसी टाइम एक सीनियर कॉलीग हमको ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जोगी कथामृत, जो परमहंस योगानंद जी का बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, गोटा पृथ्वी में मोर देन 50 से भी ज़्यादा भाषा में वो ट्रांसलेट हुआ। मैंने पढ़ा उसको। हाँ जी। तो वो पढ़े, और एक हम पहले जब बंगाल में थे, रामकृष्ण मिशन ये सब का साथ तो थोड़ा इंटरेक्शन था ही, बट एक डिफरेंट माने अलग एक रास्ता हमको दिखाई दिया। तो हम आश्रम में गए, वहाँ का जो सिस्टम उसको पता चला। एक्चुअली परमहंस योगानंद 1918 में रांची में जो जगोदा आश्रम है उसका स्थापना किए थे, और 1920 में वो अमेरिका चल गए थे पूरा विश्व में योगा को प्रचारित करने के लिए। उस टाइम अभी जैसा वेस्ट में योगा टर्म बहुत रेयरली लोग जानते थे और गलत आइडिया भी था उन लोग का। तो उनका गुरु बोले जे आपका इस जीवन का काम है वहाँ जाने का, क्योंकि भारत का अलग वो सब देश में भी बहुत लोग योगा में इंटरेस्टेड है और उनको सिखाने का, मार्गदर्शन करने के लिए कोई खास गुरु शिक्षक है नहीं उस टाइम। तो उनका सिस्टम बहुत ही अच्छा से बना हुआ है। जैसा आज का दिन में पहले जो गुरुकुल भारत में था, वो आज का दिन में तो प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है जो कोई गुरु का सानिध्य में जाके सब लोग उनसे सीखेंगे। तो आज का दिन में अगर वो शिक्षा लेशन का रूप में, जैसा उनका शिक्षा सब एकदम लेशन का आकार में वो लिख के गए हैं, तो वो बाई पोस्ट आपका घर में आ जाता है। आजकल तो इंटरनेट का चलते उससे भी आ सकता है, और वो आप घर में ही प्रैक्टिस करिए। आपको जो क्वेरीज हो, जो आप समझ नहीं पा रहा है, तो आप कोई आश्रम में जाके सन्यासी से पूछ सकते हैं, या तो लेटर भी लिख सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं। हाँ, तो हम जब लेसन लेना शुरू किए, ग्रेजुअली देखे जे पहले जो हम लाइफ लीड किए और ये पढ़ने का बाद जब हम अभ्यास करने का, माने उनका लेसन्स में खाली मेडिटेशन टेक्निक, योगा प्रक्रिया है तो जरूर है, वो तो मेन स्तंभ है, लेकिन उसका साथ भी जो एक नॉर्मल आदमी को ठीक से जीवन जीने के लिए भगवान, ईश्वर जो भी बोलिए, जो पोटेंसी सबको दिए है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए जो रास्ता में चलना चाहिए, जो प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सब कुछ वो टच किए हैं। इवन हाउ टू चूज योर लाइफ पार्टनर, आपको अगर विवाहित जीवन में जाना है तो कैसे करना है, आपका जो प्रोफेशनल एरिया है जो आप करते हैं उसको कैसे आप और अच्छा कर पाते हैं। तो ऐसा सब मिला के मैंने मेरा जीवन में एक डेफिनेटली बहुत चेंज आया है, और हम कोशिश करते हैं जे मेरा साथ जो लोग का इंटरेक्शन होते हैं तो उनको थोड़ा सा बताते हैं, सो दैट वो भी इनका हेल्प ले। आप भगवान से मिलने गए थे कि आप आत्मानुशासन सीखने गए थे, या आप चूंकि नाम उनका बहुत बड़ा था इसलिए गए थे? ना, एक्चुअली हम पहले उनका नाम नहीं सुने थे। रांची में आने का बाद ही नहीं, जो पढ़ा आपने, जो दोस्त ने दिया आपको,
उसके हाँ, बाद जो उसमें, गए तो क्या भगवान होता से है? मिलने गए या सचमुच में मेडिटेशन के लिए गए या किस चीज के लिए गए आप? बेसिकली लॉट ऑफ क्वेरीज लेके गए। कोरी। हाँ, ये बहुत तरह का प्रश्न, क्योंकि उस बुक में आप देखे होंगे जो ऐसा ऐसा चीज है जो आमतौर पे हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखते। तो कैसा माने ये सब जो लिखा है माने सच है तो जरूर, बट कैसे दूसरा लोग भी, क्योंकि वो ये भी बोले ऐसा नहीं जे ये सब चीज ओनली सिलेक्ट फ्यू, जस्ट कुछ लोग ही ये सब कर पाते हैं, बाकी लोग के लिए नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि परमहंस योगानंद जी चाहे जो भी योगा कोई भी तरह से आगे बढ़े हैं, वो बार बार बोले हैं कि योगा इज ए साइंस। और हम लोग का जो ऋषि थे उन लोग बड़ा साइंटिस्ट थे। नॉर्मल साइंस में जनरली एक्सटर्नल रिसर्च ज्यादा होता है और उन लोग ज्यादा इंटरनल, जे अंदर में स्पाइन, ब्रेन, ये सब का अंदर अपना कॉन्शसनेस, ये सब में रिसर्च करके उन लोग को ये मिला और उन लोग बाकी लोगों के लिए अच्छा होने के लिए ये सब देखे गए हैं। तो ये एक डेफिनेटली मैंने आप खजाना बोल सकते हैं। अब देखिए खजाना तो है, जो मैंने पढ़ा है, जो फिल्मों में देखा है, जो सुना है, उसके हिसाब से जोगी जो है यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की खबर ले लेते हैं, वहाँ किसी से बातचीत कर लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें चमत्कार भी बहुत सारे हैं, उस पर अलग से बात करेंगे। अभी राकेश रंजन जी से बात करते हैं जी। आत्मानुशासन सब जगह मस्ट है, स्कूल में पढ़िए तब भी, कॉलेज में पढ़िए तब भी, घर में रहिए तब भी, अकेले रहिए तब भी। इसलिए कि आदमी को समाज में रहने के लिए जो पॉलिटिकल साइंस की सबसे रूढ़ परिभाषा है, आपको हाथ घुमाने की उतनी ही आज़ादी है जितना कि दूसरे किसी के बॉडी से टच नहीं करे, तब तक आप आज़ाद हैं। तो ये आत्मानुशासन तो सब जगह जरूरी है। और एक्सरसाइज में भी सांस का अपना महत्व है कि सांस को कैसे लेना है। जैसे मिलिट्री में की ट्रेनिंग में देते हैं, हम लोग एनसीसी में थे तो एनसीसी में जो करते थे, तो एक्सरसाइज बिल्कुल भिन्न है और योग बिल्कुल भिन्न है। इसको थोड़ा सा हम जोड़ दें, योगा जो है थोड़ा बहुत शायद एक्सरसाइज में आ जाता हो, जो अंग्रेजी योगा है, लेकिन योग जो है बिल्कुल भिन्न है। उसमें मूल रूप से सांस को नियंत्रित करके मिलना है। आपको है कि ये पैर में दर्द हो रहा है, इसको ठीक कर देना है हमको जी। फिजियोथेरेपी में यही उसको ठीक कर देना है। जो भी पढ़ाई होती हो, जो पीएचडी हो या जो भी पढ़ करके आप आए हो, दोनों में ये मूलभूत अंतर है। लेकिन आप जब फिजियोथेरेपी पढ़ने गए जॉब के लिए, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, तो उसमें कहीं से आपने योग को ऐड किया क्या? बिल्कुल सर, मैंने अपने फिजियोथेरेपी में योग को सम्मिलित किया है। और जब हम लोग एक्सरसाइज को और योगा को इनफैक्ट जब देखते हैं, तो उसमें हमें ये दिखता है कि जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हम लोग धनुषासन कर रहे हैं तो वो हमारा स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हो जाता है। तो नाम अलग है, स्ट्रीम अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो कि एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती हैं। और दोनों का जब हम असर देखेंगे, जो हमारे पीड़ित जो भी आते हैं उन पे, तो लगभग उसका असर एक ही जैसा होता है। तो हम अगर ये बोल दें कि एक्सरसाइज अलग है, योगा अलग है, तो सिर्फ एक मैटर में जरूर अलग है, जो कि है मानसिक संतुलन। हम लोग एक्सरसाइज में बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, योगा में मस्तिष्क को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है साथ साथ। जहां तक किसी भी दर्द को भगाने की बात आ रही है, जैसे पेन रिलीफ की बात आ रही है, तो हम भी उनको मसल स्ट्रेंथ के लिए टेक्निक यूज करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। और जब आप क्रियाएं करते हैं, अलोम विलोम, कपालभाति, जो भी आप करते हैं, तो वो भी आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को ही इनहेंस करते हैं, स्ट्रेंथ दिलाते हैं। तो देखा जाए तो दोनों का मूल रूप एक ही जैसा है, बस चूंकि नाम अलग हैं तो अपना अपना टर्मिनोलॉजी अलग यूज किया गया है। नहीं, बहुत हद तक बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट बोलेंगी जी, हम अभी नहीं बोलेंगे, हमारा बोलना उचित नहीं रहेगा। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, जो मैंने पढ़ा है, आप लोगों के सानिध्य में रह करके जाना है, वो है कि आदमी का डीएनए आदमी के पूरे चीजों को प्रभावित करता है। जैसे उन्होंने कहा कि मस्तिष्क को नियंत्रित करने का काम योग करता है, और मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जिससे पेन महसूस होता है, जिससे प्यास महसूस होती है, नहीं? जी।
मैं कई पॉलिटिकल लोगों को जानता हूं, यहां नाम लेना फिलहाल उपयुक्त नहीं होगा, जिन्होंने बगैर एनेस्थीसिया के बड़ा ऑपरेशन कराया, 4-4 घंटे ऑपरेशन चला, जो जोगी नहीं थे, फ्रीडम फाइटर थे, ऑपरेशन होना था, बोले नहीं उसकी जरूरत नहीं है। मस्तिष्क को नियंत्रित करके चीजों को लेना और मस्तिष्क से शरीर को नियंत्रित करना और शरीर को ठीक कर देना, दोनों चीजें भिन्न हैं और लगभग भिन्न है, लेकिन शरीर और मस्तिष्क तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहीं, एक दूसरे के बगैर हम बात ही नहीं कर सकते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो मेडिसिन की पढ़ाई शुरू हुई या अंग्रेजी एलोपैथी की जो पढ़ाई शुरू हुई, तो इस पढ़ाई में जो चीजें आई वो सिर्फ मेडिसिन बेस्ड रह गई, या हमारे यहाँ जो जिसके बारे में हम कहते हैं विश्व गुरु हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे पास था, दुनिया के लोग आते सीखते थे, वो सारी चीजें भी उसमें ऐड हुई या धीरे धीरे वो कम होती गई? नहीं, वो तो ऐड होती ही रही हैं अभी तक। अभी जैसे अपने यहाँ आप देखिएगा, आपको याद होगा जब आप पढ़ रहे होंगे तो जो भी आपके सर होते होंगे वो जीभ देखते थे, आंख देखते थे, नाखून देखते थे, नहीं स्टेथो लगाते थे। उसके बाद अभी बात करिए, दवा लिखते लोग चले जाते हैं आला लगाने के पहले, उसके बाद में आला सोचते कि आला लगाया नहीं। मैक्सिमम का हमारा जो अनुभव रहा है। नहीं, जैसे अभी ऐसा है जैसे ब्रेन की बीमारियां हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज है, तो पार्किंसंस डिजीज क्या है, सर्टेन ब्रेन में केमिकल है, जब उसकी कमी होने लगती है तो वो उसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं, वो हम लोग ओरल देते हैं खाने के लिए। तो सब कुछ तो जो ओरल आप देते हैं जी, और ओरल से वो केमिकल रिलीज होता है और वहां जाकर के उसको कंट्रोल करता है। जी, लेकिन ये जो योग है, उस योग से जो चीजें होती है वो भी केमिकल रिलीज करता है। जी। तो योग को केमिकल में ट्रांसफर करके आप जो ले जा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, और जो ये योग कराती हैं उसके अपने फायदे हो सकते हैं, नुकसान की गुंजाइश जीरो होगी करीब करीब। कहीं भी कोई चीज, जब जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, खाना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन अगर ज्यादा खाएंगे तो शरीर पर नुकसान होगा शरीर को, और कम खाएंगे तो भी नुकसान होगा। वही है, उचित जितनी डेफिशिएंसी है उसी मात्रा में देंगे तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं। हम योग को मेडिसिन से जोड़ रहे हैं कि आप किसी का इलाज कर रहे हैं, उस इलाज में अगर योग भी ऐड कर, जैसे कि आपको एक बार हमने बताया था, नहीं, जैसे हमने आपको एक बार पटना में बताया शिवनारायण सिंह का, जी, कि गए लेके मरीज को दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी चना 15 दिन खाना, 15 दिन बाद लौट के आना, प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिया, है ना। वो योग से जुड़ा हुआ नहीं है, जी। वो है कि उनका पाचन तंत्र ठीक करना है ताकि इनका शरीर पर मांस आए। तो ये जो है आज के दिन में धीरे धीरे वो कम होता गया, डायग्नोस्ड बेस्ड ज्यादा से ज्यादा डायग्नोसिस चाहिए, वो थोड़ा आधार बनता चला गया जब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला मामला आया और उसमें सारी चीजें होने लगी। अभी भी गुंजाइश नहीं लगती कि एलोपैथी की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में योग को भी ये किया जाए। योग तो धीरे धीरे आ ही रहा है। जितने भी डिजेनरेटिव डिजीज हैं, मैंने हर सिस्टम में, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो या जैसे मैडम का था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब में तो आजकल वो आ ही रहा है। जैसे ड्रग्स रहता है, मेडिकल मैनेजमेंट को कई भागों में बांटा गया है। उसमें आता है एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये है, जैसे मान लीजिए किसी को पक्षाघात हुआ, तो हम लोग पहले ब्रेन इडिमा कम किए, ब्रेन इडिमा कम करने के बाद जैसे पेशेंट होश में आया तो फिर हम लोग उसको फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं। तो फिजियोथेरेपी में अब वो जो उसके जो विशेषज्ञ हैं वो उसमें योग भी शामिल करते हैं, उसमें एक्सरसाइज भी शामिल करते हैं और उनको ठीक करते हैं। और मैं देखता हूं कि विदिन 6 मंथ हमारे यहाँ लोग जैसे पक्षाघात के बाद जैसा पहले थे वैसे ही लगभग आते हैं। मैं आपके लिए ताली बजा दूं, सब लोग बजा देंगे आपके लिए ताली, ये बड़ी बात है। इसलिए पक्षाघात का मतलब कि जिंदगी भर आधे शरीर से चलना या बेड पर पड़े रहना। ये 6 महीने में ये नई चीज आई है, इसके लिए तो आप ताली का हकदार बनते हैं। बहुत है, ये बहुत कॉमन है, कॉमन हो गया है इन दिनों कॉमन हो गया। अभी भी मैं जानता हूँ जो लोग पक्षाघात के बाद पड़े हुए हैं बेड पर, बरसों से पड़े हुए हैं। नहीं, अब पहले जब अगर हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि ये इस रूप से विकसित नहीं थे, इसलिए इस तरह की चीजें होती थी जो कि हेमी पैरालिसिस होते हैं, वो जीवन भर उसी तो मर गए उसी में, पैरालिसिस हुआ उसी में। लेकिन अभी नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि सर फेशियल पैल्सी में बिल्कुल 1 महीने के बाद उनका फेस एकदम नॉर्मल हो जाता है। फेशियल वाला देखा, वो ठीक होते हुए देखा है 20 साल पहले, वो देखा है मैंने। ये भी पक्षाघात में भी आते हैं आराम से बैठते हैं, बीपी चेक करा के बिल्कुल आराम से चले जाते हैं। 6 महीने में उनका रिजल्ट आ जाता है। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं फिजियोथेरेपी ये सब बेकार है,
उनके साथ वो चीज़ होती है सर। लेकिन जो इसको समझते हैं कि नहीं एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे पेशेंट होश में नहीं, आया। मेरा मूल सवाल ये है कि योग को अगर सम्मिलित आपने किया है तो योग को जितना सम्मिलित करना चाहिए उतना करें, तो मेडिसिन के साथ साथ दोनों मिला करके, जैसे वो नया आया है ना आपका आयुष का कंसेप्ट, ये सर कि आप एलोपैथी भी खा सकते हैं, होम्योपैथी भी खा सकते हैं, आयुर्वेदिक, कोई किसी को नुकसान नहीं करे। एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जरूर नहीं कि कॉन्सेप्ट सही ही हो, जी जी जी, मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सपर्ट आप है, वो भी मेडिसिन के एक्सपर्ट है, ज्यादा बेहतर आप बताएंगे। नहीं वो तो है ही, मैंने बताया ना कि योग एक्सरसाइज ये मिला के एक अलग डिपार्टमेंट हो गया है जिसमें है राकेश जी। तो फिजियोथेरेपी में वो सब कुछ इंक्लूडेड है, और हम लोग तो बस कुछ ही दिन इलाज करते हैं। उसके बाद जो उसके साथ कोमॉर्बिडिटी होती है लाइक ब्लड प्रेशर या वो सब चीज को हम लोग देखते हैं। मेनली पेशेंट जैसे पक्षाघात हुआ, या जैसे मैडम बताएं कि मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, उसमें तो मानसिक तनाव के ही कारण होता है। नहीं, एक और बीमारी होती है जिसमें कि आदमी को जब बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो खांसी आने लगती है, बेतरह वो खांसने लगता है, वो खा रहा है रेनिट्रीन और पेंटेड सल्फा और ये कहना क्या है उसका पैंडी और फलना ढेकाना, कुछ नहीं होता है उससे। जब वो गैस ठीक होगा, एसिडिटी कम होगी, तब जाके वो ठीक हो जाता है। ये चीजें लोग जानते भी नहीं है। जी जी, एक तो अपने से दवा करने की बीमारी हो गई, अपने से बहुत सारी दवाएं ले लेते हैं बगैर डॉक्टर के पास गए हुए। जी जी जी, तो ये हम कह रहे कॉमन मैन को अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैरालिसिस वाला आपने बताया, गांव में बहुत सारे लोग आज भी मिल सकते हैं, तो उनको अगर पता होगा तो तुरंत भागेंगे रिम्स की ओर। और ये जो मैंने बताया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेशेंट खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मन करता है कि नहीं अब मुझे वॉशरूम जाना है, तो ये बार बार होना, तो ये भी तो वही है, मानसिक अशांति का है, जो इससे योग से बहुत बढ़िया से क्योर हो जाता है। ड्रग लें, नहीं हमारे पास एग्जाम्पल बैठी हुई है इसलिए। जी जी जी, लें, क्योंकि उसमें हम लोग ये कहने के लिए कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इस डायग्नोसिस के लिए बहुत लोग सिम्टम पर बोल देते हैं, नहीं पूरा जांच कर लेना चाहिए। अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी जैसे हम लोग आंख को पूरा देख लेते हैं, पूरे आंख में कहीं कोई बीमारी नहीं है, तो हम लोग कहते हैं ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मन शांत होने से ये ठीक हो जाएगा। और हम लोग जो ड्रग भी देते हैं इनिशियल स्टेज के लिए, ऐसा नहीं कि आप आज योग शुरू करेंगे तो कल ठीक होगा, ऐसा नहीं होता है, इसमें समय लगता है। तो हम लोग कुछ एक सप्ताह के लिए ड्रग देते हैं मन की शांति के लिए, और कहते हैं कि फिजियोथेरेपी या योग जो हो करें, और वो लोग आपको ठीक कर देंगे, और सचमुच में ठीक होती है। एग्जाम्पल मैडम बैठी हुई है, मैडम तो बिना दवा के ठीक हो गई, मैडम से जो करके ठीक हो गए। शुरू में तो मैडम दवा खाई ही होंगी यहाँ पे ना, दवा नहीं खाई, फायदा नहीं हुआ तो चली गई मूंगे, तब वहाँ डॉक्टर्स उसको डायग्नोज नहीं कर पाए, हाइपर एसिडिटी का मेडिसिन दे रहे थे, तो वो नहीं हो रहा था, बाद में फिर डायग्नोज। नहीं, आपसे अगर यह पूछा जाए कि अभी जो ट्रीटमेंट का तौर तरीका है तीनों में, आयुर्वेद में थोड़ी सावधानी लोग बरतते हैं, लेकिन वो सावधानी बरत नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि जिस बर्तन में बनाना चाहिए, जैसे बनाना चाहिए, जो पुराना अपना था, जो हम पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं, वो होता नहीं है, वो पूरी तरह मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ऐड करना अगर हो योग के साथ मेडिसिन का, जैसे एक ही केस ले लिया जाए, और वो है ये क्या नाम है IBS का, तो IBS का ही केस है, तो मन को शांत करने के आप कोई उपाय बताइए जिससे कि मन शांत हो। कैसे शांत हो सकता है? इसलिए कि अशांति तो चारों तरफ है, जहां हम जाते हैं वो कॉज बनता है अशांति का। हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला ठीक से नहीं चला रहा है, मन अशांत होता है। कोई आके इधर से निकल जा रहा है, मन अशांत होता है। गए बॉस से झगड़ा हो गया, मन अशांत हो गया। स्कूल में गए, स्कूल में मन अशांत। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गुरुकुल का सिस्टम था, गुरुकुल के सिस्टम में रिलीज करने की गुंजाइश थी, खेल करके दौड़ करके गुरुकुल के सिस्टम में खत्म हो जाता था। अब वो कह रहे हैं कि यूटोपिया आज नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ भी आज भी हो सकता है, जो पहले था वो किया जा सकता है। हम नहीं करना चाहते, इसलिए सीधे बोल देते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, लोग नहीं आएंगे। शुरू से रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब विश्व भारती खोला, विश्व भारती आज भी पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है। अब इधर बिल्डिंग्स नए सिरे से रंग रगोर होने लगा, सारी चीजें होने लगी। तो ऐड करने का हो ये ट्रीटमेंट में सब जगह, तो क्या जैसे आज के दिन में मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपिस्ट का जुड़ा हुआ है, ऑर्थो के साथ फिजियोथेरेपिस्ट का जुड़ा हुआ है, हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है कि आप वहां जाइए, एक बार बात कर लीजिए, वहां देखिए, ये करके आइए, उससे तरह से योग को भी ऐड किया जा सकता है क्या? देखिए, जब भी हम योगाभ्यास करते हैं, चाहे वो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, 2-3 चीज उसमें बहुत कॉमन। एक है सजगता, अवेयरनेस, जिस पार्ट को हम मूव कर रहे हैं आसनों में या जिस प्राणायाम में जब हम श्वास लेते हैं, योग में अवेयरनेस और ब्रेथ को भी जोड़ते हैं। तो जब आप श्वास के साथ अवेयरनेस को जोड़ेंगे
तो जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाएंगे, श्वास स्थिर होगा, आपका मन भी शांत होगा। आप देखिएगा जब रिलैक्स रहते हैं तो श्वास भी आपका बहुत सामान्य रहता है। तो एक है। दूसरा है कि जब हम अवेयरनेस के साथ योगाभ्यास करते हैं, क्योंकि योग में अवेयरनेस, सजगता बहुत जरूरी है, क्योंकि यह धीरे धीरे जब हम सजग होने लगते हैं श्वास के प्रति, शरीर के प्रति, और मन में जो चीज़ों को हम विजुअलाइज करते हैं मेडिटेशन में, वह सजगता धीरे धीरे हमारे अंदर दृष्टा या साक्षी भाव डेवलप करता है। और वह साक्षी भाव हमारे शरीर में हो रहे जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, मानसिक या शारीरिक स्तर पर, उसको वो उसी भाव से देखता है, जैसे कि मतलब उसमें क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, मतलब साक्षी भाव से वो देखता है। और जब हम किसी चीज को, अपने ही शरीर को एक दृष्टा के रूप में देखेंगे, तब हम उसमें सुधार की आवश्यकता करते हैं कि हमारे अंदर ये नकारात्मकता चीज है, हम द्वेष या क्लेश से भरे हुए हैं। इस चीज को देखने के लिए ही आपको कॉन्शसनेस, चेतना के बारे में जानना होगा। और योग इसी की पढ़ाई है कि आप अपने सजगता को, अपनी चेतना को अपने से अलग करके अपने संपूर्ण शरीर को देखेंगे, और फिर अपने नकारात्मक चीजों में सुधार लाकर उसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को लाने का प्रयास करेंगे। और जितनी भी योग की विद्याएं हैं, सब यही कहता है कि सबका यही पर्पस है कि दृष्टा भाव डेवलप करना, साक्षी भाव, तभी हम अपने दुर्गुणों को देख पाएंगे। नहीं तो फिर वो जो भी क्लेश है, कंपटीशन है, ये है वो है, बाहरी चीजों से इंटरैक्ट होते रहेंगे और हमको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने अचेतन चीजों को नहीं जान रहे हैं जो हमारे अंदर चल रहा है। साइकिक लेवल पे जो चल रहा है, जब तक शरीर पे प्रकट नहीं होता तब तक हमको समझ में नहीं आता, इसको साइकोसोमेटिक हम लोग बोलते हैं। लेकिन योग के द्वारा साइकिक लेवल पे जो चीजें हो रही है, उसको हम मेडिटेशन या प्राणायाम के द्वारा हम देख सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं और उसमें हम सुधार कर सकते हैं। कबीर ने कहा, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलियो कोई, जो घर ढूंढा अपना मुझसे बुरा न, वही है कि उसमें हम अपना ही परीक्षण करते हैं। कोई जो है, ये ढूंढना जो है ना, वही ढूंढना तो भगवान को पाना है, अगर भगवान है तो। हाँ, वही मैं हमेशा अगर लगा रहा हूँ, वही ढूंढना, उस ढूंढने के लिए जिस कंसंट्रेशन, एकाग्रता की बात की जाए, जितनी आसानी से आप कह दे रही हैं, हाँ। उतना आसान ही अगर होता तो हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। और न ही पूरी दुनिया में पिछले 7-8 सालों में योग को इतनी मान्यता मिलती। थोड़ा दुरूह है जो हम कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें शरीर बोलता है। हम अगर शरीर की सुनना शुरू कर दें, जैसे वो खुजली होती है, गर्मी के दिन में अचानक खुजली होती है, शरीर कह रहा है ना भाई शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमको प्यास लगती है, शरीर बोल रहा है, हमको आंख में इरिटेशन हो रहा है, शरीर बोल रहा है। शरीर के हम सुनते नहीं, हम सुनते हैं भौतिकवाद को, वही सारा कुछ, हमको भाग के वहां जाना है, आंख में कष्ट है तो है, जब शरीर की नहीं सुनेंगे शरीर और सारे कष्ट देगा। नहीं, जब हम ट्रैफिक पुलिस की नहीं मानेंगे तो ट्रैफिक पुलिस फाइन कर देगा, नहीं तो अब सीसीटीवी लग गया, सीसीटीवी से आपको फाइन के चालान घर में आ जाएगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो पढ़ा रही हैं जिनको, और हम जिनको मैसेज देने के लिए बात किए हुए हैं कि जिससे योग से स्वस्थ रहा जा सकता है, एक्सरसाइज को भी हम उसमें प्लस कर ले रहे हैं, दोनों को अलग अलग करते हुए भी, तो उनको जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज क्या दें। दूसरे की चूंकि मेडिसिन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इसलिए उसमें सम्मिलित करने की कुछ चीजें हो जिसको सम्मिलित किया जा सकता है, वो क्या हो सकता है? देखिए, पता नहीं मैं अपना प्रश्न क्लियर कर पाया। नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि योग जो मानव शरीर की रचना को बांटा, वो 3 भाग में बांटा, शरीर, मन और आत्मा। ठीक है। और हम जो योगाभ्यास करते हैं या योग के जितने भी डेफिनेशन आप देखेंगे तो वो कहता है कि ज्ञानेंद्रियों और मन को नियंत्रण कीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम मन को नियंत्रण करेंगे तो शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ होंगे। ठीक है। जैसे कि हम जैसे डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आते होंगे, देखिए डॉक्टर योग ने नियंत्रित किया, दुबले के दुबले रह गए, कहाँ स्वस्थ हुए? नहीं मन भी ललाट चमकने लगा इनका, लेकिन दुबले के दुबले रह गए। स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट ये नहीं है जी हम कितना गेन कर रहा है, रदर बॉडी गेन। चलिए ठीक है। तो हाँ, और वही इसलिए योग का जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि जब आप मन से स्वस्थ रहेंगे और तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और इसी मन से हम आत्मा को भी जान सकते हैं। इसलिए मन पे ज्यादा दिया गया है। और आज जो डॉक्टर साहब ने बोले लोग ठीक होके आ रहे हैं, तो जब जो योगाभ्यास करते हैं तो वो ऐसे हमने तो बांट दिया 3 भागों में, शरीर, मन और आत्मा, लेकिन जो योगा टेक्निक्स हैं, जो अभ्यास हैं,
उसमें जैसे कि सर ने बोला धनुरासन, धनुरासन में स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है, बैकवर्ड बेंडिंग होता है, लेकिन हम बोलते हैं धनुरासन करने से हमारा एक विशेष चक्र है मणिपुर, वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो वो एक सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसको हम जागृत करते हैं योग के द्वारा। तो यही चीज है कि कहने को हम उसको बांट रहे हैं, लेकिन एक अभ्यास का वो हमारे स्थूल शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे कारण शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे सूक्ष्म शरीर पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब एक जो कोई अभ्यास हम योग में करते हैं वो सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी को नहीं इफेक्ट करता, वो हमारे मन को, हमारे प्राणिक लेवल को, सब चीज को वो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमने बोला कि जैसे आसन करते हैं तो बॉडी पोस्चर के साथ अवेयरनेस और श्वास अवश्य, तभी वो योग कहलाएगा, नहीं तो वो एक्सरसाइज कहलाएगा। और जब हम श्वास और अवेयरनेस लाते हैं तो हम शरीर के, जैसे स्पाइन है, स्पाइन मनुष्य का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिजियोलॉजिकली देखेंगे तो हमारे मस्तिष्क को वो शरीर के अंगों से जोड़ता है, सारे नर्व्स वहीं से जाते हैं, ए टू जेड हाँ, नर्व्स सब वहीं से जाते जाते हैं। और योग में कहते हैं इसी स्पाइन में हमारे चक्रास हैं, जिसको हम प्लेक्सस से आज कोरिलेट करके पढ़ते हैं या उस पर आर्टिकल लिखते हैं। तो ये जो चक्रास हैं इनको हम एक्टिवेट करते हैं और उसके द्वारा ही मतलब आदमी में जो चेंजेज आए, सर ने बोला कि एक बहुत दिनों के बाद मिला, वो मुझे रिकॉग्नाइज किया, कुछ नहीं से मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होते हैं। और ये सबके साथ हो सकता है, जो भी योग करेगा। तो कहने का मतलब कि वो सिर्फ शरीर को ही नहीं वो ये करता, बल्कि वो मन और आत्मा सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है जब भी हम योगाभ्यास करते हैं। हम आपके पास लौटेंगे क्वेश्चन छोड़ करके। एक जमाना था मोबाइल आने के पहले कि 100, 200, 400, 500 फोन नंबर याद रहते थे किसके हैं। आज अपना नंबर याद नहीं रहता है। हम लगातार टेक्नोलॉजी से जुड़ते गए हैं, टेक्नोलॉजी से विकास हुआ है, सारी चीज़ें हैं, हम नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं कि वो लड़का जो इनके साथ सीनियर थे वो एक लंबे समय के बाद मिले और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भाई तुम हो। इनको पूछना पड़ा कि आप कौन हैं, वो क्या है, उस पर बात करें। ये मैं जानना चाहता हूं कि आपने जिन लोगों के बारे में कहा कि आईपी वीआईपी के अलावा सामान्य आदमी भी जो आते हैं वो आकर के क्या करते हैं? क्वेरीज करते हैं, बैठ के योग करते हैं, या बैठ के ऐसे ही अकेले बैठे हुए हैं, कुछ देर बैठे और अपना चले गए, या इन लोगों के साथ में कोई क्लासरूम होता है, क्लास चलता है और वहां पर लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, जिसको मन किया क्लासरूम में गया, या वहां से निकलने, क्लासरूम से जो निकला उससे प्रभावित होकर क्लासरूम में गया, जाने लगा फिर बाद में और उसको फायदा हुआ? जोगदा सत्संग सोसाइटी में जो शिक्षा है, एक तो बताया जाता है, बट वो ओवरऑल होता है, एक जनरल कॉन्सेप्शन। बट जो फंडामेंटल मेडिटेशन टेक्निक्स, वो बोला जाता है कि आप पहले लेसन मेंबर बनिए, माने एक थोड़ा सीरियसनेस उसमें चाहिए, क्योंकि आप ही बोले जे ये माने ऑल ऑफ ए सडन 2 दिन का चीज नहीं है, जिसमें आपका पूरा जिंदगी चेंज हो सकता है, आप परमात्मा से जोड़ सकता है, माने लाइफ का सब। लेकिन एलोपैथी में तो है, आपको दर्द हो रहा है तुरंत छू कर देगा, दवा दे करके, इंजेक्शन दे करके, एलोपैथी में तो हाँ, ये तो है। और हमको तुरंत रिलीफ तो चाहिए। नहीं, हर आदमी को तुरंत, ये एक फैक्ट है कि हमको पेन हो रहा है तो उस पेन को हम 4 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमको दवा चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद पिछड़ गया है ना, हमको तो रिलीफ चाहिए, इसलिए शरीर में कष्ट हो रहा है ना भाई, हम उस समय आत्मा नहीं मिला सकते हैं शरीर से, तो वो हमको जो चाहिए उसके साथ जोड़ के बताइए ना। कि वो आप कह रहे हैं कि 2 दिन में इतना आसान नहीं है, तो क्यों जाएगा आपके पास? चुने हुए लोग जाएंगे आपके पास, कॉमन मैन का चीज नहीं बन पाएगा, वीआईपी का चीज बन के रह जाएगा। जैसे यहाँ पर जो मैदान में हुआ था, टिकट बिक रहा था, लोग टिकट जो खरीद सकने की हैसियत थे वो जाते थे टीवी में देख करके अपना कुछ किए और उसी से एक्सरसाइज मान लिए कि हम योग कर रहे हैं ना। जो खाली एक्सरसाइज से लिमिटेड नहीं है, एक्चुअली वो बहुत ही एक छोटा पार्ट है। तो इसीलिए ही कोई भी चीज सीखने का तो स्टेप होता है ना। तो आपको बूढ़ा सुगा को पढ़ाना है ना, बच्चा सुग्गा नहीं है, तो पैरोट जो है बच्चा नहीं है कि आप उसको सिखा सकिए राम राम बोलो, है ना, सीताराम बोलो, वो तो बूढ़ा है ना। हाँ। बूढ़े को नए सिरे से पढ़ाना थोड़ा आसान, माने एडल्ट है और एडल्ट एक बार हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मकई का दाना, भुट्टा अच्छा लगता है लेकिन मकई ऐसे नहीं खा सकते, जब पक जाएगा तो नहीं खा सकते है ना, उसको उबालना पड़ता है ना। फिर भी लाइफ में बहुत घटना का बाद बहुत लोगों को एक टाइम आता है जे वही हम जानना चाह रहे हैं आपसे। बियॉन्ड भी हाँ, है। हाँ। माने जो परमहंस गांधी बार बार बोले हैं जे दुनिया का कोई भी चीज परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। दुख होगा तभी सुख अनुभव कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे।
जब दुख ही नहीं होगा सुख कहां से होगा, और सुख नहीं होगा दुख कहां से होगा। दोनों को रिलेटेड हैं। झूठ होगा तो सच होगा, सच होगा तो झूठ होगा। मात्रा थोड़ी घटती बढ़ती रहेगी, चाहे युग कोई हो। ये नहीं, युग कोई हो। महाभारत युग होगा तो उसमें कहेंगे अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, डम 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 हो गया। अब सच्ची सच क्या है, झूठ क्या है ना। सच जो इटर्नल ट्रूथ जी, वो ऑलवेज एक ही है और उसमें कोई चेंज का स्कोप नहीं है, क्योंकि ट्रूथ अभी आप जो बोल रहे हैं दैट इज परसेप्शन। और जो हम लोग जो वर्ल्ड में जी रहा है उसमें पेन, प्लेजर, लाइफ, डेथ, हैप्पीनेस, सॉरो वो ठीक है, बट योगा का एक इसलिए नहीं, योगा में मुक्त होना है जो चित्तवृत्ति निरोधक। नहीं, मुक्त होना। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, कांति देसाई का डेथ हुआ तो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट मित्र थे, उन्होंने बताया कि जब गए उनसे बताने के लिए, बोले अच्छा डेथ हो गया, व्यवस्था करो। कोई रिएक्शन नहीं। माने ये मन पर नियंत्रण होना, ये अपने आप में कि उसका क्रियाकर्म करना है, बाकी सारे काम चलते रहना है। तो ये जब तक हम नहीं कर पाते हैं, उस कर पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। और कर पाने के लिए यौगिक शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें दो चीज है। एक तो जैसा चर्चा हो रहा था, अभी इतना साइंटिफिक रिसर्च योगा का ऊपर हो रहा है जी। अभी हम देख रहे थे एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक नोबेल लॉरिएट डॉक्टर एलिजाबेथ मैकबर्न, वो एकदम न्यूरो इमेजिंग ये सब का सर्च में देखा है जे ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन का प्रैक्टिस से एक एंजाइम लेवल टेलोमरेज करके एक एंजाइम है जो ब्रेन का एजिंग होता है, इवन स्ट्रेस से भी जो ब्रेन का एजिंग होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो 43% वो टेलोमरेज लेवल इंक्रीज हो रहा है कुछ दिन में। अच्छा, कुछ बीमारी का जैसा अभी भी एलोपैथिक मेडिसिन चाहे दूसरा मेडिसिन भी बहुत कम है, जैसा एल्जाइमर, तो वो जो ब्रेन का शॉर्टनिंग, ब्रेन का डिमिनिशिंग फंक्शन, तो उसमें उन लोग क्लियरली देखा रहा है, माने एज्यूम नहीं कर रहा है, टेस्ट बता रहा है, जीनोमिक स्टडी, एमआरआई, न्यूरो इमेजिंग, ये सब से देखा जा रहा है जो वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है, मैडम जो एक बार चर्चा में बोल रहे थे, जे साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से कोई भी योग का प्रक्रिया हम लोग का ऋषि जो दिए है उसमें ये बोला जाता है जे आप इसको एज ए मूवी देखिए। तो जैसा ही हम उसको एज ए मूवी देख पाएंगे, आप जो एग्जाम्पल अभी दे रहा है, तो उनका वो अटैचमेंट उतना नहीं होगा जी हाँ मूवी में तो होगा। क्या बात करते हैं भाई मेरे। लोग अगरबत्ती जलाता है, अभी अगरबत्ती जलाने वाला है, जाता है भगवान का जब लगता है तो क्या बात करते, लोग रोता है वहां पर, पुकार के रोता है, ठहाका लगा के हंसता है, वो उसके साथ जुड़ता है तब ना। वो उसके साथ फिल्म जब देखता है या सीरियल देखता है तो सीरियल क्यों देखता है, कंटिन्यूटी क्यों चाहता है, उसका जानना चाहता है इससे होगा क्या, उत्सुकता इसीलिए बनी रहती है। दृष्टा भाव नहीं रहता है। वो दृष्टा भाव अगर होता तो रोता नहीं, दृष्टा भाव होता तो हंसता नहीं। इसीलिए ही तो योगा का प्रैक्टिस जरूरी है। प्रेजेंट में तो है ना वो, उस वक्त ना वो पास्ट में है ना फ्यूचर में है, आप उस समय है। वो बहुत मायने रखता है कि जिस चीज को आप कर रहे हैं उसमें आप संलग्न हैं, मतलब आप लगे हुए हैं। तो मस्तिष्क में यूजुअली होता क्या है कि हम किसी पास्ट को लेके ज्यादा चिंतित रहते हैं कि ये नहीं, या फ्यूचर लाइफ को लेके, बूढ़ा जैसे कि बूढ़े हो जाएंगे, शरीर काम नहीं करेगा, बीमारी होगा, ये ज्यादा हमको परेशान करता है। नहीं, हाँ, ऐसा है नहीं। कि पास्ट और फ्यूचर लेके ज्यादा परेशान रहते हैं। हर कोई यह जानता है कि हमको एक दिन बूढ़ा होना है, लेकिन स्वीकारता नहीं है। हाँ। और उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब होता है जबकि उस शारीरिक बीमारी होती है, नहीं तो कोई टेंशन उसको नहीं है। जो है ना, वो टेंशन नहीं। बहुत कम लोग हैं जो एजिंग को, जैसे फिल्म स्टार्स हैं, वो चाहते हैं कि एजिंग उनका एक उम्र नहीं दिखे। कुछ लोग और हैं जो बड़े वीआईपी हैं, वो जाकर के अपना थेरेपी करा के आते हैं और 50 तरह का, और वो प्लास्टिक सर्जरी और फलाना ढकाना, वो सब अलग है। हम ये कह रहे हैं कि दृष्टा होना कृष्ण होना है। दृष्टा होना आम आदमी होना नहीं है। अर्जुन नहीं हो पाए, अर्जुन भी रोए, कृष्ण नहीं रोए। ये दृष्टा होना है। द्रौपदी रो रही हैं, द्रौपदी कृष्ण है, कृष्ण की दोस्त हैं। दृष्टा होना इतना आसान है क्या? योग जो आपको मुक्त करता है,
शरीर से मुक्त करके जो कुछ समाज में है उससे मुक्त करके तब आप दृष्टा बन पाती हैं। आप कह रही हैं इतना आसान, जब आपके घर में घटना को कितना दृष्टा भाव नहीं हो पाता है ना। हम इनको, ये हमारे रिलेटिव नहीं है, लंबे समय से हम इनको जानते हैं, ये हमको जानते हैं, लेकिन इनके बारे में वो खबर लेनी पड़ती है इसलिए कि हम इनके साथ जुड़ गए हैं। क्या जुड़ता है, डॉक्टर हैं, पेशेंट हो गए, जाएंगे देखें दूसरे डॉक्टर से दिखा लेंगे, ये रास्ता हो सकता है। आप कितने बार प्रोग्राम में मिली हैं, फिर भी एक पहचान है, ठीक है ना। तो ये दृष्टा भाव होना, जितना आसानी से कह रहे हैं कि दृष्टा भाव होना, हम ये कह रहे हैं कि दृष्टा भाव हुए बगैर हमको योग से कम शारीरिक फायदे दिखने लगे, जो राकेश रंजन जी कह रहे। थोड़ा देर आपके पास आते हैं, फिर इन लोगों से बात करें। बताइए इस बहस में जो चर्चा चल रही थी। दृष्टा भाव की अगर बात हम करें जी, तो इसमें मेन चीज क्या है सर कि हम लोगों को बॉडी संतुलन होना, बॉडी के साथ संतुलन के साथ आपका बॉडी आपके प्रेजेंट सिनेरियो में सिंक्रोनाइज कर पा रहा है कि नहीं। सपोज दैट अगर मेरी उम्र 40 की है और मैं 50 या 30, जो कि 10 साल आगे और पीछे की बात करें, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्रियाकलाप है 40 साल की उम्र में भी हम लोग 30 साल की उम्र वाली जो एक्टिविटी होता है उसी को फॉलो करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल दीजिए ना। जैसे अगर कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस की बात करूं, मैं अपने विभाग से ही बात कर लेता हूं, तो जैसे बोन्स में जितने भी डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो 35 और 40 के बीच के साथ स्टार्ट हो जाता है। और जहां तक हम अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रीटमेंट का बताएं, तो उसमें यही दिखता है कि जो चीजें बदलाव हो चुकी हैं वो इरिवर्सिबल है, अब वापस उसमें नहीं आएगा। तो अब हमारे पास विकल्प क्या बचता है, पेन किलर, कितने दिनों तक। फिर हम लोग आते हैं कि चलिए इसका दूसरा एक विकल्प खोजा जाए कि चलिए हमारे, अगर मान ले हमारे जोड़, हमारी हड्डी कमजोर होती जा रही है, तो हम मांसपेशियों को इतना सख्त बना दें कि वो उसकी चीजों को कंपनसेट कर ले, और यही हमारा ट्रीटमेंट पॉलिसी है। तो योगा भी इसी तरह से मस्तिष्क के डिजेनरेशन को, शरीर के डिजेनरेशंस को, उसको इनहेंस करने में हेल्प करता है। नहीं, देखिए इसमें हमको जो लगता है ना कि योग के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो उतना चलेगा एक्सरसाइज के साथ जोड़ करके देखा जाए, लेकिन वो परिपूर्णता में नहीं, परिपूर्ण नहीं है। ये जो कह रही है कुछ पहुंचने की कोशिश में है, इसलिए कि उसी टीचर है तो उनके पहुंचने की गुंजाइश होगी। हम एक चीज जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, सबके लिए ये सवाल है कि ये कहा जाता है अपने यहाँ कि सांसें गिनती की हैं, है ना। जितनी सांस है, जिस दिन खत्म हो जाएगी आपकी गिनती, खत्म हो जाएगी, उस दिन आप चले जाएंगे। आप योग में कह रहे हैं कि ये सांस लो, दौड़ एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि दौड़ो, ढेर सारा सांस लेना पड़ेगा, तो सांसें गिनती की तो हमारी खत्म हो रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसी के साथ आप देखिए जितने पहलवान हैं जो बुढ़ापे में उनको कष्ट होता है, वो शायद ही कोई वो कष्ट झेल सकता है। जी, जी। तमाम ये क्या नाम है, गोल्ड मेडल निकलने लगता है जब बुढ़ापा जैसे जैसे आते जाता है, वैसे वैसे सारा उनका वो निकलने लगता है। उन सारे लोगों को योग से जोड़ करके या कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज में जोड़ करके, अभी क्या एक्सरसाइज का मतलब कि जिम खोल लिया, मसल्स फुलाना है, इस मसल्स फुलाने के लिए अलग से अतिरिक्त प्रोटीन खाना है, उसका जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान के बारे में कोई नहीं बताता है, नहीं। जी। तो जब हम योग पर बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, रोग के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर बात करना चाहिए। जिम जो है, ये मसल्स फुला लेने से आप बड़े नहीं हो जाइएगा, नहीं। आप ही बताएं ज्यादा। ये देखिए, जनरली 2 तरह की डिजीजेज हैं। एक है कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें मेनली आते हैं इन्फेक्शन जी। इसमें तो जनरली वो ड्रग ज्यादा काम करता है। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है डिजीज का, उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिस पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं, एक कम्युनिकेबल जो बताया आप, उसमें भी अभी हमारे साथ कोरोना गुजरा। जी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूरे घर परिवार का सेवा करते, मैं खुद हूँ, लेकिन मुझे नहीं हुआ। जी। नहीं, कम्युनिकेबल होने के बाद भी मुझे नहीं हुआ। घर में चेचक हुआ, उसको हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ। तो कम्युनिकेबल होने, तो ये इम्यूनिटी कहाँ से आ जाती है? हाँ, पहले इसको खत्म कर। तो उसमें है क्या, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कोई पहलवान था, शुरू में काफी एक्सरसाइज किया, उसके बाद उतना नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे शरीर पर जो बुरा असर पड़ता है, उसके कारण
कंटिन्यूटी में एक्सरसाइज को कम करके उम्र के हिसाब से, तो ठीक, तब तो यही मैं जानना चाहता हूँ। तो ठीक हो जाता। तो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनमें तो ड्रग की प्रधानता है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, चाहे वो कार्डियक डिजीज हो, नर्वस सिस्टम का डिजीज हो, जिसका भी है, उसमें योग एक्सरसाइज का ही बड़ा योगदान है। और धीरे धीरे मेडिकल साइंसेज में उसका बहुत बड़ा स्थान आ चुका है। हम लोग कहते हैं कि ये कीजिए, उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए जो आपको इसके बारे में बताएंगे, और सचमुच में उसका लाभ मिल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, हम लोग कहते हैं डायबिटीज में फिजियोथेरेपी मीन्स एक्सरसाइज का कंट्रीब्यूशन है 58%। 58%, और ड्रग का है 25%, सिमिलरली 22 to 25%, 22 to 25% है डाइट का। तो सबसे बड़ा स्थान तो हम लोग दे ही रहे हैं उनको। इसी तरह हाइपरटेंशन है, बहुत हाइपरटेंसिव पेशेंट है। ये जो शुगर के पेशेंट आपके यहाँ जाते हैं, ये जो आप बताते हैं उनको, वो सुनते हैं तो वो इसको ये कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है। जब फॉलोअप में आते हैं, हाँ सर है, कितना घंटा दौड़ रहे हैं भाई अभी? तो जैसे हम लोग बनाए हैं कि 1 घंटे में जो यंग हैं लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज, उनको 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलना चाहिए। सर टाइम नहीं मिलता है। अधिकतर लोग यही जवाब देते हैं कि सर समय नहीं मिलता है। क्यों भाई, सवेरे क्यों नहीं? सवेरे सर बच्चों को छोड़ दें, वो इसमें समय चला जाता है। शाम में क्या होता है? शाम में तो सर अपनी ही ड्यूटी में लगे रहते हैं। अधिकतर लोगों का आंसर यही है। जो करते हैं वो उसका उनको देखने के लिए मिलता है, ड्रग का डोज कम होते चला जाता है। परिणीता जी, सांसें गिनती की हैं। हाँ, योग में बोलते हैं कि सांसें गिनती की, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और उसको प्राणायाम के द्वारा हम कम करने का प्रयास करते हैं। जैसे 1 मिनट में हम 14 या 16 बार सांस लेते छोड़ते हैं, तो बहुत सी प्राणायाम के टेक्निक्स हैं जिसमें हम सांस के स्लो डीप रिदमिक ब्रीदिंग के द्वारा उसको कम करने का प्रयास करते हैं। ये एक पक्ष है। उसके अलावा जो प्राणायाम है वो आप कुछ रोगों के इलाज के बारे में बता दीजिए, इसलिए एक समय हमारे पास में दोबारा लौट नहीं आ सकते हैं। जैसे किसी भी, जैसे बहुत सारे लोगों की सर्दी हो जाती है, बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, या जैसे सर ने अभी मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, या सर ने भी बोला कि इन सबों के लिए, खासकर जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, उसमें प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जो प्राणायाम का कंसेप्ट है उसमें हम श्वसन तंत्र को नहीं मजबूत करते, वो इनिशियल स्टेज है। लेकिन जो लंबे समय तक प्राणायाम करते हैं उसका पर्पस ये है मस्तिष्क के में प्राण का संचार अच्छे से करना, और जो हायर मस्तिष्क है, जो उच्च मस्तिष्क मनुष्य में है, वो हमारे चीजों को अपने नियंत्रण में ले सकता है, इस कैपेसिटी को डेवलप करना। हालांकि ये बहुत ऊंची चीज है, लेकिन पर्पस प्राणायाम का यही है कि प्राणों का आयाम, मतलब जो विस्तार प्राणिक शरीर है हमारे शरीर के अंदर, उसमें विस्तार करना। चलिए जयंत जी बताइए। योगा एक होलिस्टिक, मैंने जैसा मैडम पहले बताए, तो इसमें सब तरह का बीमारी हो, शारीरिक हो मानसिक हो, सब में ही फायदा है। किसी में तुरंत फायदा है, किसी में थोड़ा टाइम लग सकता है। और सबसे बड़ा बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिसिन में साइड इफेक्ट होता है जनरली, और कहीं भी कोई कर सकता है, घर में करिए, पार्क में करिए। चलिए थोड़ा सा नेचुरोपैथी से हम जोड़ते हैं। बिल्कुल। एक्सरसाइज, नेचुरोपैथी, योग और तब मेडिसिन, ये बताइए आप थोड़ा सा। नेचुरोपैथी की जहां तक बात की जाए तो उनका एक मूल मंत्र है कि हमारे शरीर में मॉर्बिड है, जो इम्प्योरिटीज को बोलते हैं, वो मेनली उसको मॉर्बिड का नाम दिया उन्होंने, और उसको निकालने का उन्होंने सबसे बेहतर विकल्प ये ढूंढा कि हम लोग उपवास करें। उन्होंने अलग अलग टेक्निक के द्वारा उन्होंने इस उपवास को रखा है। जैसे उन्होंने सपोज दैट किसी को फास्टिंग जो नाम हम लोग देते हैं, तो फास्टिंग के लिए सबसे प्रायः उन्होंने पहले सेमी सॉलिड पे गए, फिर लिक्विड पे गए, फिर हम मतलब उपवास किए, और जैसे ही फिर हम दैनिक कार्य फिर से करेंगे तो उसी चरण में वापस को लाएंगे। जैसे आप पहले सेमी सॉलिड लिक्विड पे रहें, फिर सेमी सॉलिड पे आए, देन आप जो नेचुरल खाना खाते हैं उस पे आए। तो सभी आयाम में अगर आप देखें तो शरीर की इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए ही हम लोग
एक्सक्रीशंस का जो योगदान रहा है वो नेचुरोपैथी में फास्टिंग के द्वारा मॉर्बिड को निकालने का योगदान रहा है। हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मुखातिब हो रहे हैं हम आपसे सीधा सीधी। योग से भगा सकते हैं रोग, योग से ठीक हो सकते हैं, और योग से अगर आपका मस्तिष्क ठीक हो जाता है तो आप जिस शांति की तलाश कर रहे हैं, पूरी दुनिया शांति की तलाश करिए, वो भी शायद मिल जाए, और ईश्वर तो मिल ही जाएगा। शांति मिलेगी तो साथ साथ ईश्वर भी रहता है, वही है जहाँ शांति है वहाँ ईश्वर है। इसलिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, इसलिए वहाँ शांति अनुभव करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।